brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, क्राइम टेक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। भोपाल में एक जगह है कोलार। इसी कोलार जगह पर एक सुनसान इलाके में एक दिन लोगों की नज़र किसी एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसे सूअर और कुत्ते नोच रहे थे। पास में ही एक नदी बहती है जहाँ पर यह संदिग्ध चीज़ पड़ी हुई थी। लोगों ने कौतूहलवश जब पास जाकर देखा तो लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि वो चीज़ जिसे कुत्ते अपना निवाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर सूअरों का झुंड भी टूट पड़ा है, वो बेसिकली एक इंसान की लाश है। और ये देखना अपने आप में बहुत अजीब था, बहुत विभत्स था। किसी इंसान को इस तरह से जानवर नोचे, और वो भी शहर के पास। बेशक जगह थोड़ी सुनसान है, वो डाइजेस्टेबल नहीं थी। बड़ी लोगों को हैरानी हुई और लोगों ने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। अब जो भोपाल की पुलिस है वो फ़ौरन मौके पर पहुंची और उसने जो है उस डेड बॉडी के जो रिमेन्स थे उसे रिकवर कर लिया, बरामद कर लिया। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो जो लाश थी उसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो गल चुका था और उसका चेहरा जानवर पूरी तरह से नोच चुके थे, खा चुके थे। तो उस लाश को देखकर मरने वाले शख्स की पहचान करना तकरीबन नामुमकिन सी बात थी। हालांकि इतनी बुरी हालत होने के बावजूद जो सफाई कर्मी हैं, जो पोस्टमार्टम हाउस में काम करने वाले लोग हैं, उनकी मदद से पुलिस ने उस लाश के जो कपड़े थे उन्हें चेक किया और ये देखने समझने की कोशिश की कि कहीं कपड़े में या कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ हो जिससे मरने वाले आदमी की पहचान हो जाए, कोई आई कार्ड, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी। लेकिन पुलिस को इस कोशिश में भी नाकामी हाथ लगी और ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उस मरने वाले शख्स की पहचान पता हो पाती। अब पुलिस ने तय किया कि आसपास के इलाके में जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हालांकि जहाँ पर लाश मिली थी वो जगह बिल्कुल डिजर्टेड है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सुनसान जगह है, पास में एक नदी बहती है और ये एक परती भूमि जिसे आप कहते हैं, खाली जगह, वहाँ पर ये लाश थी। तो सीसीटीवी कैमरे जो आसपास के इलाकों में लगे हुए हैं, पुलिस ने उन कैमरों को एग्जामिन करने का फ़ैसला किया। पुलिस ने ये पता करने की कोशिश शुरू की कि आखिर यह आदमी हो कौन सकता है। तो सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को बहुत सारे लोग नज़र आए और पुलिस को एग्जैक्ट डेट ऑफ डेथ ये भी नहीं पता था। ये सुसाइड का मामला है, मर्डर है, एक्सीडेंट है, कुछ भी पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था। तो पुलिस ने तकरीबन समझ लीजिए 10-15 दिन के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने एग्जामिन करने का फ़ैसला किया। शुरू में पुलिस ने यही सोचा कि अगर इसके बाद भी कामयाबी नहीं मिली तो आगे कुछ और सोचेंगे। लेकिन ये जो 10-15 दिन के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने स्कैन किए तो पुलिस को कुछ एक कैमरे में एक आदमी नज़र आया और इत्तेफाक ये था कि उस आदमी ने जो कपड़े पहन रखे थे, इस लाश पर भी उसी डिज़ाइन के कपड़े थे। यानी जैसे मान लीजिए मैं ये छींटदार शर्ट पहन रखा हूँ, तो सीसीटीवी कैमरे में अगर इस डिज़ाइन की शर्ट पहने हुए एक आदमी नज़र आया तो जो बॉडी थी उस पर भी कुछ इसी तरह के डिज़ाइन वाले कपड़े थे। तो एक सिमिलैरिटी थी, एक रूपता थी। अब पुलिस को लगा कि हो सकता है कि ये वही आदमी हो और उसी की लाश हो। तो पुलिस ने फिर उस आदमी के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। अगर तो वो आदमी अपने घर में होता, जीवित होता, तो फिर पुलिस का ये शक जो है वो गलत साबित होता। लेकिन पुलिस ने जब उस आदमी की पहचान पता की तो पता चला कि वो 25 साल के एक नौजवान है जिसका नाम है मोहन मीणा। और इत्तेफाक से मोहन मीणा अपने घर में नहीं था। मोहन अपने घर में अपनी भाभी और उनके बच्चों के साथ रहता था। मोहन के बड़े भाई के बारे में ये पता चला कि वो कई साल पहले अपने घर से निकल गए थे, गायब हो गए थे और फिर लौट कर नहीं आए। और इस बीच मोहन को लेकर भी कुछ ऐसी ही बात सामने आई, क्योंकि मोहन की जो भाभी थी उर्मिला मीणा, उससे जब पुलिस ने पूछा मोहन के बारे में, क्योंकि पुलिस को शक हो रहा था कि ये डेड बॉडी मोहन की ही है, तो उर्मिला ने कहा कि उसे नहीं पता कि डेड बॉडी मोहन की है या नहीं है, लेकिन वो इतना जानती है कि मोहन अब से कई रोज़ पहले घर से निकल गया था और तब से वो बहुत परेशान है। वो इंतज़ार कर रही है लेकिन मोहन का कुछ पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस को उर्मिला पर शक होने लगा, लेकिन बगैर किसी सबूत के पुलिस उसे सीधे सीधे पकड़ने से भी घबरा रही थी, क्योंकि सिर्फ शक करने से या गिरफ्तार कर लेने से तो काम चलेगा नहीं, पुलिस को एविडेंस चाहिए। तो लेकिन पुलिस ने जब उर्मिला के और मोहन के घर की तलाशी ली तो पुलिस ये देखकर थोड़ी और
हैरान हुई कि पूरा जो घर है, पूरा मकान जो है, उसको उर्मिला ने बहुत अच्छी तरह से गोबर से लीप दिया था। आपको पता है ग्रामीण इलाकों में गोबर से घरों की लिपाई होती है और उसको काफ़ी अच्छा भी माना जाता है और साफ़ सफाई भी रहती है उससे। तो लेकिन जिस तरह से पूरे घर की लिपाई हुई थी, उसे देखकर पुलिस को ये शक हो रहा था कि शायद इस लिपाई के पीछे भी कोई सबूत छिपाने की मंशा रही हो। लेकिन शक होने पर भी पुलिस, जैसा कि मैंने आपको बताया, बगैर एविडेंस के उर्मिला को पकड़ नहीं पा रही थी। खैर, कुछ रोज़ गुजर गए और जो ऑफिसर इस मामले की जांच कर रहे थे, उस समय वहाँ के जो लोकल इंस्पेक्टर थे चंद्रकांत पटेल, उन्होंने उर्मिला से आगे और पूछताछ करने का फैसला किया। पुलिस कई बार जब मामले इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो पुलिस जो भी लोग शक के दायरे में होते हैं उनसे एक बार नहीं कई बार पूछताछ करती है और कई बार एक ही सवाल अलग अलग तरीकों से पूछती है और पुलिस ये देखती है कि जवाब देने में कोई झोल या कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो पुलिस जो है बार बार इनके बारे में पूछती रही, मोहन के बारे में, लेकिन उर्मिला जो है कोई कंक्रीट जवाब मोहन की गुमशुदगी को लेकर नहीं दे पाई। इस बीच पुलिस जब जांच कर रही थी तो पुलिस को यह भी पता चला कि मोहन की तरह ही जो है उर्मिला का पति रंजीत मीना, वो भी तकरीबन 5 साल पहले गायब हो गया था और उसके बाद से उसे किसी ने गांव में आज तक नहीं देखा। तो ये भी एक बहुत हैरानी वाली बात थी। ऐसे में पुलिस ने उर्मिला से उसके पति रंजीत के बारे में भी पूछताछ शुरू की। अब पुलिस ने मन में ये ठान लिया, खासकर जिस इंस्पेक्टर साहब की मैं बात कर रहा हूँ चंद्रकांत पटेल, उन्होंने मन में ये ठान लिया कि अब वो मोहन की जो मौत हुई है उस मामले की छानबीन तो करेंगे ही, उसके साथ साथ उसके बड़े भाई की गुमशुदगी, रंजीत मीना की गुमशुदगी के बारे में भी पता करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि रंजीत मीना की गुमशुदगी के पीछे का सच क्या है। तो रंजीत मीना को लेकर भी अब पुलिस ने उसकी बीवी उर्मिला से पूछताछ शुरू की और उर्मिला ने तब ये बताया कि रंजीत आज से 5 साल पहले घर छोड़कर चले गए थे और उसके बाद उनको कांटेक्ट करने की इन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन रंजीत का कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस ने पूछा कि आपने थाने में कोई रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई, तो उर्मिला का ये कहना था कि वो थाने के चक्कर लगा लगा कर थक गई, कई बार थाने गई, लेकिन पुलिस ने कोई पक्की रिपोर्ट या पक्की FIR नहीं लिखी। हाँ, कच्ची रिपोर्ट पुलिस ने लिखी थी। अब कच्ची रिपोर्ट क्या होती है आप समझ सकते हैं। बेसिकली एक जिसे कहते हैं ना नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट या NCR, आमतौर पर गुमशुदगी के मामलों में पुलिस इस तरह की रिपोर्ट दर्ज करती है जब तक किडनैपिंग जैसी बात जो है सामने ना आए। तो इस मामले में उर्मिला का कहना था कि उसके पति की गुमशुदगी के मामले में पुलिस ने कच्ची रिपोर्ट लिखी थी, लेकिन जब इंस्पेक्टर साहब ने उससे पूछा कि ठीक है कच्ची रिपोर्ट की कोई कॉपी वगैरह हो तो दो, उसने कहा कि नहीं, वो कॉपी खो गई। तो कुल मिलाकर जो भी कहानी थी वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, कहानी बिल्कुल एक तरह से डेड एंड पर जाकर रुक जा रही थी। अब पुलिस ने यह तय किया कि वो उर्मिला के बच्चों से भी पूछताछ करेगी। पुलिस ने उर्मिला के बच्चों से भी पूछताछ की और जितनी बार पुलिस ने उर्मिला के बच्चों से पूछताछ की, हर बार उर्मिला ने जो जवाब दिया उसके बच्चों ने भी वही जवाब दिया और ये जवाब बिल्कुल कॉपी बुक तरीके से ये सारे लोग दे रहे थे। कॉपी बुक तरीके से जवाब देने का मतलब ये हुआ कि पुलिस को ये लग रहा था कि शायद ये जवाब बच्चों को रटाए गए हैं और वही जवाब उर्मिला भी दे रही है, क्योंकि जब इंसान से बार बार एक ही सवाल पूछा जाता है तो इंसान उस सवाल का जवाब हर बार एग्जैक्ट आइडेंटिकल तरीके से एक ही जवाब नहीं दे सकता, थोड़ा अलग अलग तरीके से बताता है। हालांकि तथ्य नहीं बदलते, अगर मान लीजिए तथ्य भी बदल रहे हैं यानी इन्फॉर्मेशन या जो एसेंस जिसे कहते हैं ना, जो सार उस जवाब का बदल जाए, फिर तो शक पैदा होने लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर तथ्य न बदले यानी इन्फॉर्मेशन अगर वही रहे और आदमी अलग अलग तरीके से जवाब दे, तब वो जवाब नेचुरल माना जाता है। लेकिन अगर हर बार जवाब बिल्कुल कॉपी बुक हो तो फिर शक पैदा होता है कि शायद ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि रटी रटाई बात कर रहे हैं। वो अपने उस जवाब से थोड़ा भी डिविएट नहीं होना चाहते, अपने तरीके से वो बात नहीं कहना चाहते। तो इससे शक जो है पुलिस का उर्मिला और उसके बच्चों पर भी गहराने लगा और पुलिस को लगने लगा कि उर्मिला अपने पति की गुमशुदगी के बारे में भी जानती है, रंजीत मीणा के बारे में, और अपने देवर मोहन मीणा की गुमशुदगी के बारे में भी इसको कुछ ज़रूर पता है, लेकिन वो बता नहीं रही है। और जो लाश मिली है उसकी मौत को लेकर भी ये जानती है, लेकिन वो चुप है, कुछ बता नहीं रही है। पुलिस को शक होने लगा कि इसी ने शायद मोहन मीणा का मर्डर किया है। तो खैर कई रोज तक पूछताछ करने के बाद जब पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली तो इंस्पेक्टर चंद्रकांत पटेल ने एक मनोवैज्ञानिक दांव खेलने का फैसला किया। यानी
साइकोलॉजिकल ट्रिक चंद्रकांत पटेल ने अपनाने का फैसला किया। उन्होंने एक बार पूछताछ के लिए उर्मिला को थाने बुलाया। उर्मिला सामने बैठी हुई थी, चंद्रकांत पटेल पूछताछ कर रहे थे। तब तक प्लान के मुताबिक चंद्रकांत पटेल इंस्पेक्टर के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। जैसे ही घंटी बजी, पटेल साहब ने फ़ोन उठाया और उठाकर दरवाजे के बाहर जाकर खड़े हो गए और वहाँ से काफ़ी ऊंची आवाज़ में, मतलब इस तरह की आवाज़ में जो आवाज़ अंदर कमरे तक भी आ रही हो, वो बात करने लगे। वो बात करते करते ये बोलने लगे कि क्या कह रहे हो, गड्ढे से कंकाल मिला है, कितना पुराना कंकाल है। उधर से किसी ने जो भी कहा हो तो पटेल साहब ने जवाब में कहा कि 5 साल पुराना कंकाल है। अच्छा, और क्या मिला, कपड़े भी हैं। इस तरह की बात जो है वो चंद्रकांत पटेल इंस्पेक्टर करने लगे। किसी आदमी से फ़ोन पर बात कर रहे थे, कुछ ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपने किसी जूनियर से या सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हैं, ऐसे पुलिस वालों से बात कर रहे हैं जिन पुलिस वालों ने कहीं पर कोई खुदाई करके कंकाल बाहर निकाल ली है। अब जब ये बात इसके कानों में पड़ी, उर्मिला के कानों में, जिसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तो इंस्पेक्टर पटेल जब बातचीत करके अंदर आए तो उर्मिला के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वो बुरी तरह से घबराई हुई थी और उसे पसीने आ रहे थे। चंद्रकांत पटेल देखते ही भांप गए, क्योंकि ये पूरा जो ट्रिक है वो उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखकर अप्लाई किया था, आजमाया था कि वो उर्मिला को डराना चाहते थे। तो उर्मिला के जब पसीने छूट रहे थे, उसके हाव भाव ठीक नहीं थे, तो चंद्रकांत पटेल ने उससे कहा कि अब कोई फ़ायदा नहीं है झूठ बोलने का, बताओ कैसे तुमने किया, क्या किया, पूरी कहानी बताओ। अब उर्मिला को ये लगा कि शायद उसके पति रंजीत मीना के मौत की कहानी, कत्ल की कहानी अब सामने आ चुकी है। पुलिस वालों ने उसकी लाश बाहर निकाल ली है। उसने ये एज्यूम कर लिया और डर के मारे उसने अपने पति रंजीत मीणा के कत्ल की पूरी कहानी किसी तोते की तरह पुलिस को सुनानी शुरू कर दी। वो कहानी जो 5 साल पुरानी थी। उर्मिला ने पुलिस को ये बताया कि उसकी शादी रंजीत से हुई ज़रूर थी, लेकिन रंजीत के साथ उसकी बनती नहीं थी और रंजीत दिव्यांग आदमी था, तो वो रंजीत को बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं करती थी। इस बीच घर में जो देवर है मोहन के साथ उसके रिलेशन बन गए और एक बार हुआ कुछ ऐसा कि मोहन और उर्मिला ये दोनों जो है कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थे, एक दूसरे के साथ बहुत नज़दीकी हालत में थे और उन्हें इसी हालत में उर्मिला के पति रंजीत ने देख लिया। इसके बाद घर में क्लेश और बढ़ गया और तब उसने अपने देवर मोहन के साथ मिलकर उर्मिला ने अपने पति रंजीत की हत्या कर दी। और शॉकिंग, चौंकाने वाली बात यह कि रंजीत की हत्या करने के बाद उर्मिला ने अपने पति की लाश अपने ही घर में सेप्टिक टैंक के अंदर दफना दी और उसे सील कर दिया और उसके ऊपर कमरा बनाकर वो रहने लगी। ये कत्ल का राज जो है सिवाय उर्मिला के और उसके देवर मोहन के, जिसने ये कत्ल किया था, जिन 2 लोगों ने, और कोई नहीं जानता था। और अब जब पुलिस को लग रहा था कि शायद उर्मिला अपने पति और देवर दोनों की मौत की जिम्मेदार है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, उर्मिला सच नहीं बता रही थी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंस्पेक्टर साहब ने वो दांव चला, कंकाल निकल गया, खोद लिया, कमरे से निकाल दिया। कैसे निकला और क्या है, कपड़े भी हैं। जब इस तरह की बात उसने कही तो उर्मिला ने घबराकर अपने पति के कत्ल की पूरी साजिश और लाश को ठिकाने लगाने की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि तब तक पुलिस को ये नहीं पता था कि कंकाल कमरे में ही दफन है। पुलिस जो है, आप समझ लीजिए कि अंधेरे में तीर मार रही थी और पुलिस को शक हो रहा था कि शायद डेड बॉडी को कुछ इसी तरह से कहीं पर इन्होंने दफना रखा है। कमरे वमरे की बात तो खैर पुलिस को बिल्कुल भी नहीं पता थी। पुलिस को शक था कि शायद लाश को ठिकाने लगा दिया, कहीं दफना दिया है। तो वो अंधेरे में जो तीर चलाया गया था, वो तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा और उर्मिला ने अपने पति के कत्ल की बात कबूल कर ली। अब सवाल ये था कि क्या उर्मिला ने अपने देवर का भी कत्ल किया, और अगर किया तो क्यों? अब जैसा कि आप जानते हैं, कई बार क्राइम तक में आप लोगों ने सुना है कि जब अपराधी एक बार अपना एक गुनाह या जुर्म कबूल कर लेता है तो वो मानसिक रूप से, ऑब्वियसली जब तक वो कबूल नहीं करता तब तक वो बहुत भयानक तनाव में रहता है। तो जब वो कबूल करता है तो वो मेंटली इतना रिलैक्स्ड हो जाता है, बेशक वो डरा हुआ हो कि उसे सज़ा हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन साइकोलॉजी जो होती है इंसान की, उसमें किसी राज को कंसील करके छुपा कर रखना बहुत मुश्किल होता है। और जब इंसान उसको खुलकर बता देता है तो वो, जिसे कहते हैं ना कि चलो जो होगा देखा जाएगा वाले मोड में आ जाता है। तो उर्मिला अब उस मोड में आ गई थी।
उर्मिला ने मान लिया कि उसने अपने पति की तो हत्या की ही थी, अपने देवर मोहन मीणा की भी हत्या उसी ने की है। पुलिस ने पूछा क्यों हत्या की और कैसे की, तो इसका जवाब उसने ये बताया कि मोहन जो है उसके पति के कत्ल का राजदार था और मोहन हर रोज़ उसे ब्लैकमेल किया करता था और ब्लैकमेल करके न सिर्फ उससे जबरन रिलेशन बनाने की कोशिश करता था, रिलेशन बनाता था, देखा जाए तो उसका रेप करता था, लेकिन साथ ही वो उर्मिला से रुपए पैसे भी वसूला करता था। मोहन आदत से थोड़ा गलत संगत में था, रुपए पैसे ज़्यादा खर्च करता था, खाने पीने वाला था, लेकिन कमाई ज़्यादा थी नहीं, तो वो अपनी भाभी को ही एक तरह से घर में ब्लैकमेल करके उससे रुपए पैसे भी लिया करता था और उसे सेक्सुअली अब्यूज़ भी किया करता था। तो इस चीज़ से उर्मिला काफ़ी परेशान हो गई थी अपने देवर की इन हरकतों से और फिर उसने ये ठान लिया था कि वो अपने देवर मोहन को ठिकाने लगा देगी। और इसी प्लान के तहत 27 मई से कुछ रोज़ पहले, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है, 27 मई 2017 जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, उससे कुछ रोज़ पहले उसने अपने देवर मोहन के सिर पर लकड़ी से या डंडा कह ले, डंडे से वार करके अपने नाबालिग बेटे के साथ उसे मौत के घाट उतार दिया था। और यह हत्या भी कहीं और नहीं बल्कि उसी मकान में की थी जिस मकान में सबूत मिटाने के लिए बाद में उसने अच्छी तरह से लिपाई पुताई भी कर दिया था। उसके बाद एक और आदमी की उसने मदद ली, जिस आदमी की मदद से उसने अपने देवर मोहन की लाश पास से बहने वाले नदी में ले जाकर फेंक दी थी। इसके बाद नदी से लाश बाहर कैसे आई ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से लाश को जानवर नोचते हुए नजर आए उसे देखकर ये लगता है कि शायद लाश नदी की धार में बहकर बहुत दूर तक नहीं गई होगी और जानवरों ने उस लाश को खाने के इरादे से नोचकर और मुंह से पकड़कर नदी से बाहर निकाल लिया होगा। और जैसा कि आपको पता है इस कहानी की शुरुआत हुई थी उसी सीन ऑफ क्राइम से जहाँ पर जानवर एक लाश को नोच रहे थे और उसकी पहचान मुमकिन नहीं हो रही थी। तो अब उर्मिला ने उस कत्ल यानी उस बगैर चेहरे वाले लाश के कत्ल यानी अपने देवर के कत्ल की बात भी मान ली थी और अपने पति के कत्ल की बात भी मान ली थी। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक से जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इस महिला के ऊपर आजमाया था। तो ये थी पूरी कहानी, पुलिस की शानदार तफ्तीश जिसमें पुलिस ने एक एक कर 2 गुमशुदगी और कत्ल के मामलों का खुलासा कर दिया और वो भी किसी बहुत बड़े टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से नहीं बल्कि सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रिक की वजह से, एक मनोवैज्ञानिक दांव की वजह से पुलिस इस केस को सुलझाने में कामयाब हुई। इस पूरी तफ्तीश पर और इस पूरे वाक़े पर, पूरी कहानी पर आपका नज़रिया क्या है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी हमने आप लोगों को सुनाई थी वो कहानी दिल्ली की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। तो उस मामले पर आप लोगों ने जो भी कमेंट्स किए हैं, आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं, कुछ लोगों के राय पढ़ते हैं। और आपने अगर वो स्टोरी मिस कर दी है तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ उस स्टोरी को ज़रूर सुनिए क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर। योगा विथ विकास ने कमेंट किया और उन्होंने लिखा है कि लड़की खुद जानबूझकर भेड़िए के मांद में चली गई थी, उसका यही अंजाम होना था। बलविंदर सिंह ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि ये वक्त है कि लोग थोड़े जागरूक हो जाएं और अपने पार्टनर चुनने में थोड़े सजग सतर्क रहें। और तेज थापा ने भी कमेंट किया है और इसके अलावा संदीप हैं, इन्होंने कहा है कि जय हिंद सर, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। थैंक यू वेरी मच संदीप। रेखा भट्ट जी, इन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया है कि आप रोज़ जिम जाया करो, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो रेखा जी, इस पर्सनलाइज्ड कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जिम तो नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे जिम में वो डंबल उठाना और वेट लिफ्टिंग करना, वेट ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं हर रोज़ बैडमिंटन खेलता हूँ और मतलब हफ्ते में 6 रोज़ खेलता ही हूँ। एक रोज़ हमारा बैडमिंटन कोर्ट बंद रहता है तो उस रोज़ नहीं खेल पाता हूँ। तो फिज़िकल एक्टिविटी होती है और अगर मेरे हॉबीज़ की बात करें तो उसमें बैडमिंटन जो है काफ़ी ऊपर है। लक्ष्मी कुशवाहा ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से अभी जब मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज नहाए खाए है यानी छठ पूजा की शुरुआत हो रही है। तो आप सारे लोगों को, खासकर यूपी बिहार के लोगों को और यूपी बिहार या जो भोजपुरी वाली जो ज़मीन है ना, वहाँ से जो भी लोग कनेक्टेड हैं, अब तो पूरी दुनिया में छठ पर्व मनाया जाता है, अमेरिका तक में, जर्मनी, जापान तक में, सारे लोगों को इस छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
शुभकामनाएं देते हुए भी कई बार सोच में पड़ जाता हूँ, घबराता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया ना दोधारी तलवार है, बहुत ख़तरनाक है। मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। एक बार हुआ क्या, इसी क्राइम तक पर मैंने कोई एक पर्व पर किसी को विश किया, मतलब दशहरा दिवाली जैसा बड़ा पर्व नहीं था, किसी को क्या, आप सारे दर्शकों को विश किया था। मान लीजिए कोई छोटा मोटा त्यौहार था, मतलब जो इतनी धूमधाम से नहीं मनाया जाता, लेकिन एक हिंदू त्यौहार है, मैंने विश किया तो बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया। उसके कुछ दिन बाद किसी दूसरे धर्म या संप्रदाय का कोई त्यौहार आया और उस समय बाई चांस मैं विश करना भूल गया। मैंने क्यों कहा सोशल मीडिया दोधारी तलवार है, लोगों ने फ़ौरन जज किया और ये कहा कि आपने उस त्यौहार पे तो विश कर दिया, इस त्यौहार पे आपने विश नहीं किया, आप जो है वो सांप्रदायिक सोच वाले हैं, आपका नज़रिया ऐसा है। इस तरह के कमेंट्स मैंने पढ़े तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। फिर मैंने ये मन ही मन सोचा कि मैं अब किसी पर त्यौहार में किसी को विश नहीं करूँगा, दर्शकों को भी विश नहीं करूँगा। ऑब्वियसली मुझे शिकायत थी, तकलीफ़ थी, लेकिन विश करना जो है वो कोई मजबूरी नहीं होती, वो इंसान अपने अंदर से करता है, उसको खुशी मिलती है किसी को ग्रीट करने पर। तो अभी जब ये दशहरा दिवाली का पर्व आया, त्यौहार आया, तो मैंने फिर से आप लोगों को विश किया। अगर मान लीजिए कभी किसी पर्व त्यौहार में मैं विश करना भूल जाऊं, चाहे वो हिंदू धर्म का त्यौहार हो, जैन धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, आप इस नतीजे पर ना पहुंचे कि मैंने जानबूझकर उस पर्व में विश नहीं किया और इसमें विश किया। क्योंकि अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में और सारे लोगों की नज़र में बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट बनने के चक्कर में आदमी का जो सहज स्वभाव है वो कई बार ख़त्म हो जाता है। और सोशल मीडिया इस मामले में बहुत डरावना है, मैं ऐसा सोचता हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लोग जज बहुत करते हैं और ऐसा नहीं कि मुझे जज करते हैं, आपको भी करते होंगे, आपके साथ भी इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते होंगे। आप लोगों के साथ अगर कभी भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज़ उससे भी शेयर कीजिएगा। मुझे लगता है कि आज भावनाओं में बहकर मैंने बहुत सारी बातें कर ली। अब और अपने साथियों के, दर्शकों के कमेंट्स और नाम फिलहाल नहीं पढ़ पाऊँगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली पेशकश में नाम और कमेंट्स का ये सिलसिला फिर से चलता रहेगा। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।